देखो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, साझेदार का अवकाश ग्रहण। ट्वेल्थ में जो आपका बुक है वो दो कैटेगरी में बटा हुआ है, ठीक है। वैसे है तो तीन, जिसमें से एक है आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है आपका पार्टनरशिप, और तीसरा है आपका ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, फिलहाल अभी जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो है पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप का मतलब साझेदारी व्यापार, और इसका जो पढ़ रहे हैं वो है अकाउंटिंग। थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, ये अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। पार्टनरशिप का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो पार्टनरशिप में कई चैप्टर है, पार्टनरशिप में कई चैप्टर है। इसमें पार्टनरशिप में आपका पहला चैप्टर है बेसिक, जिसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल। दूसरा जो चैप्टर है आपका जी वो है गुडविल। तीसरा चैप्टर है आपका चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फोर्थ चैप्टर जो है वो आपका जी एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। फिफ्थ जो चैप्टर है वो है आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। सिक्स्थ जो चैप्टर है आपका डेथ ऑफ पार्टनर। सेवेंथ चैप्टर है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, इतने सारे चैप्टर कवर करने हैं आपको पार्टनरशिप में, ठीक। तो अभी फिलहाल हम लोग डिस्कशन करेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। बेसिक में क्या सीखने को मिलता है? बेसिक का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म का। जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं ना, तो उसमें पार्टनर का सैलरी किस प्रकार से दिया जाता है, फिर उसके बाद कमीशन किस तरह से दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है, जब कोई पार्टनर फर्म से विड्रॉ करते हैं, कुछ अमाउंट निकाल लेते हैं अपने फर्म से, तो उस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके अलावा पार्टनरशिप का अकाउंटिंग जो है उसमें ट्रेडिंग अकाउंट कैसे तैयार किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे तैयार किया जाता है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे तैयार करते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे तैयार करते हैं, और एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड मींस बैलेंस शीट कैसे हम लोग तैयार करते हैं वर्ष के अंत में। तो ये सारे चीज आपको बेसिक चैप्टर में सिखाया जाएगा, जिसको हम लोग फंडामेंटल भी कहते हैं पार्टनरशिप का, ठीक है। दूसरा चैप्टर है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं और गुडविल का एंट्री हम लोग कैसे करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में। गुडविल का वैल्यूएशन और गुडविल का एंट्री कैसे करते हैं। तो इस चैप्टर में आप लोगों ने सीखा होगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इस चैप्टर में आप लोगों ने सीखा होगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में आपको बताया गया होगा 4 मेथड होता है गुडविल के वैल्यूएशन का, जिसमें पहला मेथड है आपका, जी हाँ 3 बताया गया था लेकिन एक आउट ऑफ सिलेबस था, ठीक है। जिसमें से एक बताया गया होगा आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा बताया गया होगा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा बताया गया होगा कैपिटलाइजेशन मेथड, और फोर्थ नंबर में आपका बताया गया होगा एन्युटी मेथड। बट एन्युटी मेथड को हम लोगों ने पढ़ा नहीं था, ठीक है। अभी सिलेबस में था नहीं, तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे, ओके। तो सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने ट्रीटमेंट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीखा था। थर्ड चैप्टर जो हमारा था वो था चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और इसमें जो अपने लोगों ने सीखा था रिकंस्टिट्यूशन, साझेदारी व्यापार का पुनर्गठन किस प्रकार से होता है। मीन्स वो कौन कौन सी परिस्थिति है जब साझेदारी व्यापार का रिकंस्टिट्यूशन होता है। और इसी में मैंने बताया था कि जब पार्टनरशिप में साझेदारों के बीच
उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। मींस जो एग्रीमेंट है, पुराना वाला एग्रीमेंट समाप्त होता है और नया एग्रीमेंट लागू होता है, लेकिन इस नए एग्रीमेंट में पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाना चाहिए। जब तक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होगा, लाभ विभाजन अनुपात नहीं बदलेगा, तब तक रिकंस्टिट्यूशन नहीं होगा, नॉट रिवोल्यूशन, रिकंस्टिट्यूशन नहीं होगा। मीन साझेदारी फर्म का पुनर्गठन नहीं होगा। पुनर्गठन तभी होगा जब पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। तो इस चैप्टर में हमने सीखा था चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कि कब साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है, कब साझेदारों के बीच रेशियो चेंज होता है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जब साझेदार अपनी इच्छा से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर देते हैं, मीन्स लाभ हानि अनुपात बदल देते हैं, तो साझेदारी फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है। जब किसी नए साझेदार का प्रवेश होता है तो भी साझेदारी फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है। जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो भी साझेदारी फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है। ठीक है, जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो भी साझेदारी फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हो जाता है। और जब दो या दो से अधिक फर्में अमलगमेट होती है, मिलती है आपस में, तो भी साझेदारी फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है। क्योंकि ये वो सारी परिस्थितियां हैं, वो सारे सिचुएशंस है जब साझेदारों के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कि पार्टनर का रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कब होता है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से क्या इफेक्ट पड़ता है, पार्टनरशिप बिजनेस पर इफेक्ट क्या पड़ता है। ठीक है, एडमिशन का मतलब होता है, एडमिशन चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि साझेदारी व्यापार में जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, एडमिशन का मतलब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करना। ठीक है, तो जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, क्या परेशानी उत्पन्न होता है और उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस प्रकार होगा। रिटायरमेंट चैप्टर का मतलब हो गया कि जब कोई साझेदार फर्म से बाहर निकल जाता है ड्यू टू एनी रीजन, चाहे तबीयत खराब हो जाने के कारण हो, चाहे फिर बुढ़ापे के कारण व्यापार से निकल जाए, चाहे व्यापार में मन न लगने के कारण व्यापार से निकल जाए, चाहे फिर अयोग्य हो गया हो या फिर फ्रैक्शन होने के कारण, साझेदारों में मतभेद होने के कारण वो साझेदार फर्म से निकलना चाह रहा। तो जब कोई साझेदार फर्म से निकल जाता है, फर्म से बाहर निकल जाता है, फर्म के साथ और फर्म के अन्य साझेदारों के साथ अपना रिलेशन, अपना संबंध समाप्त कर लेता है, तो उसको हम लोग रिटायरमेंट कहते हैं, यानी साझेदार का अवकाश ग्रहण करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों को सीखना है कि पार्टनर अवकाश ग्रहण कब करता है, क्यों करता है, अवकाश ग्रहण करने पर, रिटायरमेंट पर क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग किस प्रकार करेंगे, मीन्स लेखांकन व्यवहार हम लोग किस प्रकार करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आगे जो चैप्टर है आपका वो है डेथ ऑफ पार्टनर, मीन्स साझेदार की मृत्यु। और साझेदार की मृत्यु में मृत्यु के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे कि मृत्यु का समय पहले से निश्चित नहीं होता है। कोई भी साझेदार कभी भी एक्सपायर कर सकता है, कभी भी उसकी डेथ हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। तो जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है अकाउंटिंग पीरियड के बीच में, साल के अंत में नहीं, अकाउंटिंग पीरियड के बीच में यदि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो फिर क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कौन कौन सी परेशानी आती है और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, मृत्यु पर साझेदारों की देय राशि की गणना किस प्रकार करेंगे। जिस तरह से हम लोग रिटायरमेंट चैप्टर में जो साझेदार रिटायर करता है उस साझेदार को देने वाला अमाउंट, रिटायरमेंट पर जो अमाउंट पेमेंट होगा उसकी गणना किस प्रकार करेंगे। ठीक उसी तरह डेथ चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि जिस साझेदार की मृत्यु हो जाती है उसको ड्यू अमाउंट, उसका जो अमाउंट बाकी है फर्म पर, उसकी गणना कैसे किया जाएगा और उसको पेमेंट किस प्रकार से किया जाएगा। और लास्ट चैप्टर आपको पार्टनरशिप में पढ़ना है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म का डिसोल्यूशन होना, विघटन होना, साझेदारी फर्म की समाप्ति होनी। यानी यहाँ पर इस चैप्टर में साझेदारी फर्म का अस्तित्व खत्म हो जाता है, अब कोई साझेदारी व्यापार नहीं होती है। यहाँ पर क्या किया जाता है, सारे इस फर्म की जितनी भी संपत्तियां हैं जो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, तरल है, उसको तो बेचने की आवश्यकता नहीं होती है, बट जो लिक्विड फॉर्म में नहीं है जैसे प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, इन सारे संपत्तियों को बेचा जाता है और बेचने के बाद जो अमाउंट रिकवर होता है, पैसे वसूल होते हैं, उनसे साझेदारी फर्म अपने लायबिलिटीज का पेमेंट करती है। लायबिलिटीज का पेमेंट करने में सबसे पहले एक्सटर्नल लायबिलिटीज, बाहरी दायित्व का भुगतान करती है। बाहरी दायित्व का भुगतान करने के बाद जो पैसे बचते हैं उससे इंटरनल लायबिलिटीज का पेमेंट किया जाता है। पार्टनर का जो आपसी हिसाब किताब होता है वो करने के बाद पार्टनर का फाइनल पेमेंट किया जाता है। ये था डिसोल्यूशन की बात मैं कर रहा था। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग रिटायरमेंट पर फोकस करेंगे क्योंकि हम लोगों को रिटायरमेंट करना। ठीक है, चलो
पार्टनर। ठीक है, आज हम लोग बेसिक बात सीखेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के बारे में। पार्टनर का रिटायरमेंट क्या होता है? पार्टनर का रिटायरमेंट का मतलब ऑलरेडी पहले से साझेदारी व्यापार चल रही है, कोई नया साझेदारी व्यापार नहीं, ऑलरेडी पहले से साझेदारी व्यापार चल रही है। और उस साझेदारी व्यापार में यदि कोई पार्टनर फर्म से निकल जाता है, फर्म से अपना संबंध तोड़ लेता है या फिर फर्म के अन्य साझेदारों से अपना संबंध समाप्त कर लेता है, तो इसे हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कहते हैं, साझेदार का अवकाश ग्रहण कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात तो अवश्य ध्यान में देना होगा कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में, साझेदार के अवकाश ग्रहण में दो तीन बातों को ध्यान में रखना होगा कि जब तक फर्म के अन्य सभी साझेदार नहीं चाहेंगे, तब तक साझेदार फर्म से रिटायर नहीं कर सकता है। तो कोई भी साझेदार फर्म से रिटायर करें तो इसके लिए अदर पार्टनर का कंसेंट लेना जरूरी है। कंसेंट का मतलब उसकी सहमति होनी जरूरी है। नेक्स्ट, दूसरा नंबर में है कि जब कोई साझेदार फर्म से रिटायर कर रहा है, मतलब निकलना चाह रहा हो, अदर पार्टनर से अपना संबंध या तो फर्म से अपना रिलेशन खत्म करना चाह रहा हो, तो उसे इस बात का नोटिफिकेशन, लिखित सूचना एक माह पहले उसे अन्य साझेदारों को देना पड़ता है। एक माह पहले उसे अदर पार्टनर को देना पड़ता है, क्रेडिटर को देना पड़ता है, डेटर को लिखित सूचना देना पड़ता है, इन्वेस्टर को लिखित सूचना देना पड़ता है। ठीक है, बैंक को लिखित सूचना देना पड़ता है कि आज से ठीक 1 महीने के बाद हम साझेदारी फर्म से रिटायर कर रहे हैं। ठीक, और नेक्स्ट अगले क्लास में आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, अगले क्लास में आप लोग पढ़ेंगे कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, वास्तव में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का डेफिनेशन क्या है, किस सेक्शन, कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है। इंडियन पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1932 का सेक्शन 32 अप्लाई होता है रिटायरमेंट पे। सेक्शन 32 क्या कहता है, सेक्शन 32 क्या कहता है रिटायरमेंट के बारे में, और रिटायरमेंट पर क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये आप अगले क्लास में पढ़ेंगे, यानी कल आप पढ़ेंगे। ठीक है।